इस वर्ष का अपना विजयादशमी उत्सव अनेक कारणों से अनेक लोगों को विशेष प्रकार का लग सकता है। परिवर्तित गणवेश में पहला ही उत्सव होने के नाते हमारे पत्रकार बंधुओं की नजर उस पर ज्यादा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे ही 90 साल पूर्ण करके संघ 91 साल में अब चल रहा है, इसके बाद ये भी किसी किसी को विशेष लग सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती, कुछ कार्यक्रम इस 25 सितंबर के पहले साल भर हुए, कुछ कार्यक्रम इस 25 सितंबर के बाद आगे साल भर होने जा रहे, वो भी एक विशेष लग सकता है। मैं और एक विशेषता पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस वर्ष 4 महापुरुषों के विशेषताओं का स्मरण करने का वर्ष है। शैव दर्शन के मूर्धन्य आचार्य श्री अभिनव गुप्त कश्मीर में रहे, चतुरस्त्र प्रतिभा के धनी थे, अनेक शास्त्रों में उनकी गति थी। काव्य, नाट्य, चित्रकला, संगीत, भाषा शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, ऐसे सब विषयों में उनके द्वारा बहुत गहरे और बहुत प्रभावी हस्तक्षेप किए गए हैं। आज की तारीख तक उनका अध्ययन किए बिना उस शास्त्र का अध्ययन पूर्ण नहीं होता। ध्वनि शास्त्र में तो जो ध्वनि की शक्ति है परम तत्व तक पहुंचाने की, उसके बारे में उन्होंने जो कुछ काम किया है, लिखा है, वो केवल ध्वनि शास्त्र के अध्येता नहीं तो संगणक शास्त्र के वैज्ञानिक भी आज अध्ययन करते हैं। साक्षात्कारी संत थे। और सबसे बड़ा काम उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति जो है, विविधता में एकता को देखने वाली, का पुनः प्रवर्तन कश्मीर की भूमि से किया। कश्मीरियत शब्द हम सुनते हैं, कश्मीर का कश्मीर अभिनव गुप्त को छोड़ के पूर्ण नहीं हो सकता। अनेक संप्रदायों से उन्होंने उनके तत्व की शिक्षा ग्रहण की। सब प्रकार के भेदों का निषेध किया और शिव की आराधना करते हुए, शिव का साक्षात्कार करते हुए, बड़गांव के पास कश्मीर में बीरवा नाम का गांव है, वहां एक गुफा है, भैरव गुफा कहते, कि वहां वो शिवत्व में लीन हो गए, शिवरूप हो गए। शैव संत उत्तर से चले। आज की तारीख में उत्तर भारत में अधिक नाम वैष्णवों का चलता है, शैवों का अधिक बोलबाला दक्षिण में मिलता है। लेकिन दक्षिण से एक वैष्णव संत चले, उनका भी 1000वां वर्ष है, रामानुजाचार्य। उनकी विशेषता यह है कि उनकी आराध्य मूर्ति, उसकी आराधना करने लगे, एक उत्सव मनाना था, तो उनको सपने में ऐसा आदेश हुआ कि उत्सव मूर्ति मेरी दिल्ली के बादशाह के पास है, तो वहां से लेके आओ। तो गए, पैदल चल के उस जमाने में दिल्ली गए, अपनी बात बादशाह के दरबार में मनवाई और मूर्ति लेकर वापस आए। लेकिन बादशाह के यहां जब वो मूर्ति रही तो बादशाह की लड़की जो थी, कन्या थी, उसका उस मूर्ति से लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि मूर्ति के पीछे पीछे वो भी दक्षिण में गई। तो उसकी भक्ति को देखकर जहां उस उत्सव मूर्ति की स्थापना हुई, मेलकोटे नाम का स्थान है, वहां उसका भी स्थान बनाया रामानुजाचार्य ने, और अपने आयु के अंत तक वो लड़की वहां हरिभक्त बन के रही।
जीवन में सब प्रकार के भेदों का निषेध करते हुए दक्षिण के इस वैष्णव महापुरुष ने और उत्तर के उस शैव महापुरुष ने धर्म का पवित्रतम और सत्य आचरण अपने प्रतिक्षण प्रतिकण जीवन में करते हुए हमारे लिए एक संदेश छोड़ा। कुछ वर्णन तो हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा। भेद है, अपने जाति भाषा पंथ संप्रदाय को लेकर अहंकार युक्त वर्तन करने की एक बात चलती है और उसके चलते कभी कभी जो नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं भी घटती है। वास्तव में एक ही समाज के किसी बंधु को, वो किसी विशिष्ट वर्ग का है, जाति का है, इसलिए अपने जाति वर्ण का अहंकार रखने वाले लोगों के द्वारा अपमान और प्रताड़ना सहन करनी पड़े, ये आज के हम भारतीयों को शोभा न देने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, कहीं कहीं हो जाती है। तो ये जो स्वार्थी शक्तियां हैं वो उसका लाभ लेना चाहती है। घटनाएं घटे ही नहीं तो अच्छा है, लेकिन घट जाती है तब उनका आधार लेकर समाज में ये दूरियां और बढ़े, ऐसा क्रियाकलाप करते हैं। कभी कभी घटना छोटी रहती है लेकिन उसको बड़ा बना के प्रचार माध्यमों में अपनी जो पैठ है उसका आधार लेके कांटे को नासूर बनाने का काम करते हैं। कभी कभी तो जो घटा नहीं वो भी घटा है, ऐसा असत्य प्रचार करके उनका ये उद्योग चलता रहता है कि वर्तमान शासन, अभी ये एक शासन है, दूसरा कोई होता उसके लिए भी वही करते, क्योंकि भारत का शासन भारत के प्रजा का विश्वस्त न हो, ये वो चाहते, वो विश्वास टूटे। देश के लिए भारत के लोग एक हो रहे, वो एक न हो, उससे हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार के भेद न रहे लाभ लेने के लिए। ऐसी घटनाएं घटती है तो छिद्रान्वेषी शक्तियों को अवसर मिलता है और उनका प्रयास रहता है कि हम फिर से जैसे ब्रिटिशों के जमाने में हम अपने आप को तुच्छ मानते थे वैसे बन जाए। इसलिए परंपरा, रीति रिवाज, उसमें जो गलत है सो तो गलत है, लेकिन जो सही है उसके बारे में भी मन में भ्रम उत्पन्न करने का। अब जैसे गौरक्षा का कार्य है, देश में अनेक भले लोग कर रहे हैं, संत सज्जन कर रहे हैं। जैन समाज तो पूरा का पूरा गो वंश प्रेमी है, उसकी बहुत बड़ी संस्था और बहुत सारे लोग उसमें लगे हैं। सब लोग समाज के भले नागरिक हैं। गोवंश रक्षण, संवर्धन और गोहत्या बंदी की तरफ बढ़ो, संविधान के मार्गदर्शक तत्व में ये निर्देश है। बहुसंख्यक किसान हमारे देश में है, उसमें भी छोटे किसान बहुत ज्यादा है, 2-3 एकड़ की भूमि ज्यादा से ज्यादा रखने वाले। उनके भूमि पर गाय से खेती चलती है, गोबर गोमूत्र का उपयोग है। परसों में निड़ोना गया था, निड़ोना यवतमाल के पास है, वहां शोध केंद्र चलता है। अकालग्रस्त किसानों के लिए वहां काम चल रहा है स्वयंसेवकों के द्वारा, और किसानों की आत्महत्या का कलंक पूरा धोने का प्रयास है। वहां उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, पहले तो 4-5 ही किसान साथ में, आज 600 किसान उनके साथ उनके निर्देश में खेती कर रहे हैं। विकास के काम होते नहीं, इतना पैसा वहां जाता है, कहां जाता है पता नहीं। लोगों में यह भावना है कि हमको कुछ नहीं मिलता है। इस भावना को दूर करना है तो इतना सारा जो धन जाता है उसका विनियोग ठीक से हो रहा है देखना पड़ेगा।
प्रशासन तत्पर हो, स्वच्छ हो, पारदर्शी हो। राज्य सरकार को इसको देखना पड़ेगा। अनेक प्रश्न लटके हुए हैं। विभाजन के समय और जो पाकिस्तान में गया वो क्षेत्र, वहां से विस्थापित होकर लोग आए, हिंदू आए, कश्मीर में आके कुछ दिन रुके, फिर अन्य अन्य प्रांतों में जाने का उनका विचार था। उस समय मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। उन्होंने भाषण में कहा कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुको, हम आपको बसाएंगे। तो बेचारे रुक गए। अभी तीसरी पीढ़ी है, उनको राज्य की नागरिकता के अधिकार नहीं है, वहां पर उनके लिए रेशन कार्ड नहीं है, वहां पर उनके लिए नौकरी नहीं है। कितने दिन राह देखनी है? 48 में पाकिस्तान का जो आक्रमण हुआ, कुछ हिस्सा पाक ने हथिया लिया, वहां से विस्थापितों के लोग आए। दशकों से हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू बंधु शरणार्थी नाते बाहर है। ये सब लोग वहां अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त और सशक्त होकर बसे। भारत भक्त और हिंदू बने रहकर वह अपने अपने स्थान पर जैसे पहले कभी बसते थे उतनी अच्छी तरह रह सके, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करके उनको न्याय दिलाना होगा। कितने साल, दशक बीत गए, अभी भी उनका सपना है, वो पूरा करना पड़ेगा। ये सारी बातें होगी तब तो जनता को लगेगा कि हाँ भाई, भारत में अन्य प्रांतों में जैसी सरकारी चिंता करती है जनता की, वैसी कम से कम चिंता हमारी हो रही। सात्मीकरण कहते हैं। सात्मीकरण के लिए अनुकूलता इससे उत्पन्न होगी, इसकी आवश्यकता है। यह साथ साथ होगा उपद्रवियों को दृढ़तापूर्वक निपटने के साथ साथ, तब वहां विजय के साथ विश्वास की भी अनुभूति होगी। और हम सब जानते हैं कि कश्मीर की उपद्रवकारी शक्तियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है। छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको जानती है। और उनको अच्छा जवाब भी हमारे शासन ने दिया है। प्रास्ताविक में महानगर संघचालक जी ने अभिनंदन किया, मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत के सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई। और उपद्रवी को संकेत मिला कि सहन करने की भी मर्यादा होती है। यशस्वी राजनय के द्वारा जो बार बार विनाकारण हमारी शत्रुता करता और उपद्रव करता है, उसको अलग थलग कर दिया। एक अभिनंदनीय काम इस शासन के नेतृत्व में हुआ है। हमारे सेना दलों ने जो पराक्रम दिखाया है, हम सभी लोग उसके गदगद हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परंतु हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि यह सारा होते समय हमको एक संकेत भी मिला है, और अभी हमने ये जो कदम उठाया है तो आगे उसकी और आवश्यकता है कि हमारे सीमाओं के सुरक्षा में बिल्कुल एक क्षण की भी ढिलाई मांगी पड़ सकती है। वहां की तैयारी पक्की और सदैव जागृत होनी चाहिए। हमारे सामरिक बल पूर्णतया सुसज्ज होने चाहिए। हमारे सामरिक बल, हमारे सीमा रक्षक, हमारा सूचना तंत्र, सबके बीच में एक सुंदर समन्वय चाहिए, और ये तीनों साधन संपन्न होने चाहिए। क्षण भर की ढिलाई भी मांगी पड़ सकती है, कहां से कौन घुसेगा। और इसलिए सीमाओं का बंदोबस्त भी बहुत महत्व की बात है। सागर की खुली सीमा है, जंगल पहाड़ों से कृत्रिम रीति से देश का विभाजन किया, जो सीमा बनी वो उसी प्रकार की सीमा है, तो कहीं कहीं सच्छिद्र भी है। उसकी चौकसी, उसकी निगरानी, इसमें ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि इन सीमा प्रदेशों में अपने देश के तरफ
जो प्रांत सीमा से लगते हैं उन प्रांतों में कुछ अलगाववादी शक्तियां उपद्रव करती हैं, कुछ आपराधिक ऐसे संगठन है, छोटे छोटे समूह है जो सब प्रकार की तस्करी कहते हैं, नशीली दवाओं का प्रचार प्रसार भी होता है, विदेशी गुप्तचर एजेंसियों के साथ साठगांठ रहती है, शस्त्रों का भी इधर उधर आना जाना, उग्रवादियों का भी इधर से उधर आना जाना, इन सब में संलिप्त समूह वहां पर कार्यरत है। यह स्थिति हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। भू सीमा और सागरी सीमा के लगे प्रांतों में हम लोगों को, समाज को, प्रशासन को और शासन को, तीनों को ऐसे तत्पर रहना पड़ेगा, वहां किसी प्रकार की गड़बड़ी करना संभव नहीं होगा उपद्रवी शक्तियों को। घुस के चले आते हैं अंदर तक कैसे हो सकता है? कौन उनको लेके आते हैं? देखकर भी कौन नहीं बताते हैं? ये जो सारी बातें होती है उसका और शासन को, तीनों को ऐसे तत्पर रहना पड़ेगा कि वहां किसी प्रकार की गड़बड़ी करना संभव नहीं होगा उपद्रवी शक्तियों को। घुस के चले आते हैं अंदर तक कैसे हो सकता है? कौन उनको लेके आते हैं? देखकर भी कौन नहीं बताते हैं? ये जो सारी बातें होती है उसका उपाय एक ही है, ऐसी गतिविधियों को भी उन प्रांतों से निकाल देना, समाप्त करना। शासन, प्रशासन, समाज तीनों की कड़ी निगरानी इसके लिए आवश्यक है। सीमा सुरक्षा का काम चलना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक सीमाओं के लगत के प्रांतों में इस दृष्टि से समाज को जोड़कर उसका मनोधैर्य बनाए रखने वाले अनेक सेवा के काम चलाते हैं। सीमा रक्षक दलों में और वहां के समाज में अच्छा संबंध प्रस्थापित हो, एक दूसरे को मदद हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। शासन प्रशासन को भी इस ओर से प्रयास करने पड़ेंगे और इसमें राज्य सरकारों का सहयोग भी आवश्यक रहता है। हमारे यहां सब काम चलेंगे, शासन कहने से केवल केंद्र शासन नहीं होता।